पीयर टू पीयर का मतलब है शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड फाइल। चलिए एक मिनट, जो हम ज़्यादा यूज्ड मॉडल्स हैं उनको डिस्कस कर रहे थे, तो जो हमने मॉडल्स डिस्कस की गई, मैं देखिए दूसरी फाइल शेयर करता हूँ। हमने जो है ई कॉमर्स में जो डिस्कस किए हैं टॉपिक्स वो ये हैं, ठीक है। एक जो ई कॉमर्स की स्टार्टिंग हुई थी, वैसे जो आप पूछे मैं उसको बाद में बताऊंगा, ठीक है। जो मेन मॉडल्स हैं ई कॉमर्स के वो आपके थे B2B, यानी बिजनेस टू बिजनेस। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में बिजनेस कर रहे हैं ओवर इंटरनेट और थ्रू इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, वो आपका ये कहलाती है B2B ई कॉमर्स, ठीक है। वो ई कॉमर्स की B2B कैटेगरी हो गई। दूसरा आपको मैंने बताया था B2C, कि आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कस्टमर से इंटरेक्ट कर रही है, कस्टमर के साथ बिजनेस कर रही है। उसमें कोई भी इंडिविजुअल कंपनी है, वो अपनी वेबसाइट उसने खोल रखी है, उस वेबसाइट के थ्रू कस्टमर्स आते हैं और वहां से शॉपिंग कर रहे हैं, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ये आपका B2C मॉडल हो गया। तीसरा आपको बताया था C2B, कि कस्टमर्स जो है वो बिजनेस ओरिजिनेट कर रहे हैं, यानी वो कोई इस तरह की सर्विस डिमांड कर रहे हैं जो पहले से रेडीमेड नहीं है, बट कंपनी जो है वो अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द यूजर या कस्टमर जो है कंपनी उसको ऑफर कर रही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इसमें आपके पास ये टूर पैकेजेस हैं, या आपके इंश्योरेंस हैं, या आपके लोन्स हैं, इनके लिए जैसा कस्टमर जो है डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से आपको जो है वो कंपनी सर्विस ऑफर कर रही है। तो ये आपका C2B की कैटेगरी में आ गया। चौथा आपको बताया था C2C, कि आपका कस्टमर जो है वो बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, बट इट्स थ्रू दी सम इंटरमीडिएटरी कंपनी। जैसे आपको मैंने कहा कि eBay वेबसाइट के थ्रू आप जो है बिजनेस कर रहे हैं। एक कस्टमर ने अपना कोई प्रोडक्ट है वो सेल करने के लिए उस पर ऐड डाला, और दूसरे कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को जो है वो खरीदने के लिए उसको वो कर दिया, बिड कर दिया, उस प्रोडक्ट को खरीद लिया। तो दो कस्टमर आपस में बिजनेस कर रहे हैं, बट थ्रू दी इंटरनेट और सम इंटरमीडिएट बिजनेस कंपनी। तो ये हमारा C2C का एग्जाम्पल हो गया। इसमें आपके पास जो है eBay बताया था मैंने, OLX बताया था। OLX भी इसी तरह की आपकी साइट है जो इस तरह का आपको बिजनेस ऑफर कर रही है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रही है कि कस्टमर अपने प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन सेल कर सकता है, और उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है वो आपके जो ऑनलाइन बिक सकते हैं, उसको कोई दूसरा कस्टमर जो खरीदना चाह रहा है वो वहां से बिड करके खरीद सकता है, ठीक है। तो इस तरह का आपके पास ऑप्शन हो गया। ये आपका C2C कॉमर्स की कैटेगरी में आ गया। तो आप जो P2P कह रहे हैं वो पीयर टू पीयर का मतलब ये होगा कि अगर आप बीच में से कोई कंपनी है उसको भी हटा दें, बिजनेस कंपनी थी, इंटरमीडिएट कंपनी, अगर आप उसको भी ना रखें, डायरेक्ट बिल्कुल कांटेक्ट कर लें, वो P2P की कैटेगरी में उसको कर देते, बट एक्चुअली दैट इज अ काइंड ऑफ C2C, ठीक है। समझ रहे हैं आप? जो C2C हम जिसको कैटेगराइज कर रहे हैं, इट इज कस्टमर टू कस्टमर, कि एक कस्टमर जो है दूसरे कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, दूसरा कस्टमर जो है पहले से खरीद रहा है। तो ये जो आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटी, इफ इट इज बीइंग परफॉर्म थ्रू सम इंटरमीडिएट कंपनी और इंटरमीडिएट वेबसाइट, जैसे OLX हो गया, या ये आपका C2C कहला रहा है, ठीक है। अगर आप कहना चाह रहे हैं कि इस बीच की इंटरमीडिएट कंपनी को भी हम वहां से हटा देते हैं, देन दिस विल बी नोन एज P2P। आप पीयर टू पीयर, आप डायरेक्टली जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपने किसी दूसरे को इन्वॉल्व भी नहीं कर रखा है, ठीक है। तो उसको हम P2P कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन इस तरह का बिजनेस जो है दैट इज नॉट वेरी कॉमन, कि आप बीच में से किसी को भी ना रखें, यानी एक जो कस्टमर है वो दूसरे कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट करे, और तो उसमें हो सकता है इट्स पॉसिबल, लेकिन एक जनरल मॉडल नहीं है। जो हमारे जनरली यूज मॉडल्स हैं उनमें B2B, B2C, C2B और C2C के मॉडल्स हैं जो जनरली आप देखेंगे कि यूज होते हैं। आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल देखने में भी कम मिलेगा जहाँ पर एक पर्सन ओवर इंटरनेट डायरेक्टली दूसरे से कांटेक्ट कर रहा हो। फिर तो इससे अच्छा आप जो है डायरेक्ट फिजिकली कांटेक्ट करके उससे जो है वो इन पर्सन कांटेक्ट करके बात कर लेते हैं, और अपना जो प्रोडक्ट सेल करना होता है सेल कर देते हैं।
बट दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आप एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन के साथ कुछ इंटरेक्शन परफॉर्म करे, वो P2P हो सकता है, बट उसमें कोई फिर तीसरी पार्टी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो इसको आप एक बार रिवाइज कर लें। हमारा जो ई कॉमर्स स्टार्ट हुआ है, इट स्टार्टेड विद इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, कि जो कंपनीज हैं उनको अपना इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है वो इंटरचेंज करना, या अपना जो भी डेटा इंटरचेंज करना था, दिस डेटा वाज इंटरचेंज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मींस। कंपनी जो है वो अपना इनवॉइस शेयर कर रही है, या कंपनी जो है अपना बैच नंबर शेयर कर रही है, जो भी इस तरह की डेटा था उसको स्टार्टिंग में शेयर किया गया। फिर मैंने आपको एक इसका हिस्ट्री बताई थी ई कॉमर्स की, तो वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज स्टार्ट हुआ, और ये जनरली पहले बैंक्स ने स्टार्ट किया। फिर जब ये और ज्यादा लेवल पे यूज हुआ तो फिर बड़ी बिजनेस कंपनियों ने उसको यूज करना शुरू किया। और जो ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट है, ये नाम आप बताए थे माइकल एल्ड्रिच, इन्होंने जो है वो एक तरह से इस टर्म को कॉइन किया कि हमारी टेली शॉपिंग हो रही है, कि हम घर पे बैठे हुए हैं। वो भी इनके दिमाग में बस आइडिया है कि अगर हम घर से जानने के बजाय यहीं घर बैठे बैठे शॉपिंग हो जाए, हम टीवी भी देखते रहें और शॉपिंग भी कर लें। तो इन्होंने एक टर्म जो है कॉइन किया कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं। फॉर दैट पर्पस ही कॉल्ड इट टेली शॉपिंग, कि हमारी ये टेली शॉपिंग हो जाए, ये दूर बैठ के आप शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, यानी शॉपिंग एट अ डिस्टेंस। 1970s में ये जो है वो कॉन्सेप्ट दिया। सो दिस कॉन्सेप्ट वाज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड, और इसमें कुछ कंपनियों ने जो है इस पर काम किया, और ये शॉपिंग जो है वो टेली शॉपिंग काफी पॉपुलर हुई। ठीक है, उसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया, तभी मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने आपको इसकी टाइमलाइन बताई थी ई कॉमर्स के कहाँ से कब कब स्टार्ट हुआ है। तो एक पहला इसका फेज जो है वो 1962 से आप 82 तक समझ सकते हैं। यहाँ पर 1960s में जो है वो EDI स्टार्ट हुआ, दैट वाज बेसिकली बिगिनिंग ऑफ ई कॉमर्स। ये आपकी ई कॉमर्स की बिगिनिंग थी। ई कॉमर्स आपकी यहाँ पर 1960s में एक तरह से शुरू हुई। ठीक है, तो EDI ने क्या काम किया? इट रिप्लेस ट्रेडिशनल मेलिंग एंड फैक्सिंग। ठीक है, जो आप मेल करते हैं किसी कंपनी को, उसके बाद वहां से कुछ बदले में फैक्स रिसीव करते हैं, या इस तरह के जो डॉक्यूमेंट थे, पहले आपने एक डॉक्यूमेंट लिखा, उस वक्त टेलीफोन क्योंकि आ चुके थे तो फैक्स मशीन भी जो है वो भी आ गई, तो फैक्सिंग जो है वो भी पॉसिबल थी कि आप जो है फैक्स भेज रहे हैं। तो ये इनके डॉक्यूमेंट्स के फैक्स भेजने पड़ते थे या मेल भेजने पड़ते थे। तो आप या तो डॉक्यूमेंट बाई मेल भेज रहे हैं, मेल का मतलब जो है वो पोस्ट जो कहते हैं, बाई पोस्ट भेज रहे हैं, तो इस तरह से डॉक्यूमेंट भेजते थे, या फिर आप फैक्स कर सकते थे। तो EDI ने क्या किया? इट अलाउड डिजिटल ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। इसने आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की कि आप डिजिटली एक डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के लिए। ट्रेडिंग पार्टनर्स यानी कि जो कंपनीज हैं, ये तो एक टेक्निकल बात हुई कि आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन जो यूसेज हुआ इसका प्रैक्टिकल यूसेज, ट्रेडिंग पार्टनर मतलब जो कंपनीज थी, दे कुड ट्रांसफर देयर orders, invoices, and other business transactions using a commonly used data format। एक आप जब डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो यू नीड टू फ्रेम सम स्टैंडर्ड। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत पड़ती है। सो दैट स्टैंडर्ड वाज नोन एज ANSI ASC X12। ये स्टैंडर्ड का नाम था, जिस स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया बिजनेस ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और जब आपने ऑर्डर भेज दिया तो वहां पर एक वैल्यू एडेड नेटवर्क वैन जो है वो यूज किया गया, एंड डायरेक्टेड टू रेसिपिएंट ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, जो इस काम को करता था कि जो रेसिपिएंट है उसके सिस्टम तक उसको पहुंचाना है। ठीक है, सो EDI अलाउड द ट्रांसफर ऑफ डेटा सीमलेसली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। दिस इज इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर आपने ह्यूमन इंटरवेंशन को जो है वो खत्म कर दिया। आप अपना डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, आपने यहाँ से ट्रांसफर कोऑर्डिनेट किया कंप्यूटर से और दूसरे कंप्यूटर आपने पहुंचा दिया। सो योर डेटा हैज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। आप अगर मेल भेजते हैं तो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होता है कि आपने एक मेल लिखा, फिर एक पर्सन को दिया, वो पर्सन लेके गया और दूसरी जगह पर उसने मेल डिलीवर किया, वहां पर भी कोई पर्सन उसको रिसीव करेगा, ओपन करेगा। तो वो सब काम आपके यहाँ पर खत्म होगा। यहाँ पर जिसने भेजना था उसने एक मेल लिखा या जो भी अपना डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक मीन के थ्रू भेज दिया और वो दूसरे सिस्टम पर पहुंच गया। ठीक है, सो देयर वाज नो ह्यूमन इंटरवेंशन इन दिस प्रोसेस।
फिर 1982 से 1990 ये आप कह सकते हैं अर्ली कॉमर्स प्लेटफॉर्म यहाँ पर डेवलप हुए। B2B का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, EDI वाज बिटवीन बिजनेसेस, कि आपके दो बिजनेस हैं, वो अपने कुछ रिसीट शेयर कर रहे हैं, अपने ऑर्डर शेयर कर रहे हैं, इनवॉइसेस शेयर कर रहे हैं, तो आप B2B के मॉडल में देखते हैं वहां पर यूज हुआ है, ठीक है। और 1980s में जो PC एक तरह से डेवलप हुए, ठीक है। आपको मैंने नाम भी बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो पर्सनल कंप्यूटर्स जो है लॉन्च किए 1980s में, ठीक है। तो जब आप अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, आप कंप्यूटर यानी आप इलेक्ट्रॉनिक मेल यूज करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग यूज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो चीजें चाहिए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जो है वो कंप्यूटर सिस्टम ही हुआ, कि आपके पास अगर कंप्यूटर सिस्टम नहीं है तो आप कहाँ से क्या चीज एक्सेस करेंगे। सो विद द एडवेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, तो आपका ई कॉमर्स जो है वो तेजी से ग्रो हुई। और जो टेली शॉपिंग वाला कॉन्सेप्ट था वो 1982 में फ्रांस में उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया गया। फ्रांस की कंपनी मिनीटेल जो है एक ऑनलाइन सर्विस जो है वो बनाई, दैट यूज्ड अ वीडियो टेक्स्ट टर्मिनल। ये वीडियो टेक्स्ट टर्मिनल था, यानी आप वीडियो पर देख सकते हैं, मशीन एक्सेस्ड यूजिंग टेलीफोन लाइंस, यानी वो वीडियो टेक्स्ट टर्मिनल जो है वो दैट वाज एक्सेसिबल थ्रू टेलीफोन लाइंस, कि आप टेलीफोन लाइन के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते थे। द मिनीटेल वाज फ्री टू टेलीफोन सब्सक्राइबर्स एंड इट वाज फ्री, ठीक है। तो जो टेलीफोन सब्सक्राइबर्स थे उनके लिए फ्री था। सो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर वर कनेक्टेड टू दी कंप्यूटिंग नेटवर्क। ये कंप्यूटिंग नेटवर्क पर कनेक्ट हो गए उस वक्त बहुत सारे लोग, and this was specified in the document that by 1997 over 7 million homes had Minitel terminals। तो एक फैसिलिटी के तौर पर जो है बहुत लोगों ने उसको यूज किया। तो अराउंड 7 मिलियन जो है यानी 70 lakhs होम्स में जो है वो यूज हुआ, यानी बड़ी एक पॉपुलेशन तक इसकी पहुंच हो गई मिनीटेल की। अर्ली 90s यहाँ पर आपकी जो है वर्ल्ड वाइड वेब का जो है वो अराइवल हुआ है। उससे पहले आपका इंटरनेट अवेलेबल था, लेकिन उसमें वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो अवेलेबल नहीं थी। आप कुछ दूसरे टूल्स यूज करते थे इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, एंड ऑल दोज टूल्स वर टेक्स्ट बेस्ड टूल्स। वहां पर आप जो है टेक्स्ट सेंड कर सकते थे, ठीक है। कुछ सर्विसेज थी, कुछ आपके न्यूज की सर्विसेज हुआ करती थी जिनको आप यूज करते थे, कुछ उनके कमांड्स थे जिसके थ्रू सेंट्रल फैसिलिटी कैन बी यूज्ड, जो भी वहां पर सिस्टम जिससे भी कनेक्ट होता था आपका सिस्टम, उससे यूज कर सकते थे। तो 1990 में जो है वो वेब का इन्वेंशन हुआ। वेब को इन्होंने इन्वेंट किया, इन्वेंट कहिए बल्कि डेवलप कहिए आप, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ये डेवलप हुई। इनका नाम है पर्सन का टिम बर्नर्स ली, ठीक है, ये इनका नाम है टिम बर्नर्स ली एंड रॉबर्ट, क्या नाम बताया था मैंने, कैलिनियन, ठीक है। इन्होंने एक प्रपोजल जो है पब्लिश किया, उसका नाम था हाइपरटेक्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। और बिल्ड हाइपरटेक्स्ट प्रोजेक्ट कॉल्ड, हाइपरटेक्स्ट तो प्रोजेक्ट था जो इन्होंने बनाया, एंड दिस प्रोजेक्ट वाज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। इसी का नाम जो है वर्ल्ड वाइड वेब रखा गया, इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया। और उसी ईयर में बर्नर्स ली ने एक पहला वेब ब्राउजर बनाया, फर्स्ट वेब सर्वर बनाया, एंड रोड द फर्स्ट वेब ब्राउजर। तो इन्होंने बहुत काम किया, पहले वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट दिया, फिर वेब सर्वर बनाया, फिर वेब ब्राउजर भी डेवलप किया। ऑन अगस्त 6, 1991 लॉन्च द वेब टू ऑन पब्लिकली अवेलेबल सर्विसेज ऑन द इंटरनेट, और ये पब्लिकली अवेलेबल हो गया। बर्नर्स-ली डेवलप्ड URL, HTML एंड HTTP। इन्होंने इतनी चीजें जो है वो डेवलप करी। 1991 में एक आपकी थी नेशनल साइंस फाउंडेशन, ठीक है। इसने कुछ पहले रिस्ट्रिक्शंस लगाए होंगे, तो उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा लिया। पहले इंटरनेट का यूज जो है वो इट वाज फॉर एकेडमिक पर्पसेस, तो इसने उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा लिया कि कॉमर्शियल यूज भी हो सकता है इनका, ठीक है। सो ऑनलाइन शॉपिंग ग्रो एक्सपोनेंशियली। यहाँ पर फिर ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करी। 1995 में NSF ने फिर जो है फी चार्ज करना स्टार्ट कर दी। जो डोमेन रजिस्टर करती थी कंपनियां, उनसे कुछ फी लेना शुरू कर दिया। उसके फिर कुछ टाइम के बाद उसका रोल खत्म हो गया जब उन्होंने फी वगैरह लेना शुरू करी। 1993 में द नंबर ऑफ, देखिए आप 1991 में आपका वेबसाइट शुरू हुई है, ठीक है।
इन्होंने जो है वो इस पर से रिस्ट्रिक्शन हटाई उसके कॉमर्शियल यूज पर से NSF ने, नेशनल साइंस फाउंडेशन ने, और बाय 1993 नंबर ऑफ डोमेन्स ग्रू टू 2 मिलियन, यानी कि जो कंपनी जो वेबसाइट्स थी 2 बिलियन यानी कि 20 लाख तकरीबन वेबसाइट जो है वो 1993 तक डेवलप हुए सिर्फ 2 साल में। नेटस्केप नेविगेटर जो एक फेमस ब्राउजर था जो उन्होंने डेवलप किया था 1994 में, उसने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल डेवलप किया। जब आप कॉमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो वहां पर सिक्योरिटी की भी जो है जरूरत आती है। आप अगर इंटरनेट से न्यूज एक्सेस कर रहे हैं सो देयर वाज नो बिग डील, कोई उसमें ऐसी चीज नहीं थी जो सेंसिटिव होती जिसको जो है वो सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती। तो उससे पहले जो चल रहा था ठीक है वो चल रहा था, बट जब आपने कॉमर्शियल एक्टिविटीज इन्वॉल्व की, जब उसमें मनी इन्वॉल्व हो गया, तो यहाँ पर फिर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ने लगी कि आप अगर कोई ट्रांसफर कर रहे हैं इट शुड बी सिक्योर। सिक्योर का मतलब ये कि आप अगर बीच में से कोई आपका डेटा टैप कर लेता है, सो दैट इंट्रूडर शुड नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट द डेटा हैज बीन सेंट। तो उस चीज को जो है सिक्योर बनाने के लिए नेटस्केप ने एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल डेवलप किया, एंड दैट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वाज कॉल्ड सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL। ठीक है, दिस इज स्टिल इन यूज। ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर जो है वो अब भी यूज में है। SSL इज एन इंक्रिप्शन सर्टिफिकेट। SSL जो है वो बेसिकली क्या है, इंक्रिप्शन सर्टिफिकेट है। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था इंक्रिप्शन से हमारा मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल द स्कीम इज टू कन्वर्ट द कैरेक्टर फ्रॉम द नेक्स्ट कैरेक्टर और टू एक्सचेंज द कैरेक्टर विद द नेक्स्ट लेटर। ए को आप बी से रिप्लेस कर दें, बी को सी से कर दें, सी को डी से रिप्लेस कर दें, सो दिस इज पॉसिबल। ठीक है, अब ये एक सिंपलेस्ट मैं आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए बताया कि आपके पास इस तरह की मान लीजिए स्कीम है। ठीक है, तो उसमें आपने स्टेटमेंट लिखा दिस इज अ पॉइंट। ठीक है, इफ यू कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस स्कीम, आप करें कि आपने एक ये सिंपल इंक्रिप्शन स्कीम यूज करी है, तो आप अगर इस स्टेटमेंट को चेंज करते हैं सो योर स्टेटमेंट विल बिकम दिस। अब आपके पास ये स्टेटमेंट हो गया, दिस स्टेटमेंट इज नॉट रीडेबल। अब आप इसको न रीड कर सकते हैं, इसका कोई मीनिंग समझ सकते हैं। इफ दिस इज द केस इट मींस योर डेटा हैज बिकम सिक्योर। तो आप इसको कह सकते हैं कि आपका डेटा जो है वो सिक्योर हो गया, यानी आपके पास ये जो वर्ड है UIGT, दिस इज रिप्लेसमेंट वर्ड फॉर दिस। तो आपने ये स्कीम बनाई, आप यानी कि आपने लिखा था स्टेटमेंट ये, बट व्हेन यू ट्रांसफर दिस इंफॉर्मेशन, आप इस स्टेटमेंट को चेंज करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर ट्रांसफर करते हैं, एंड एट द रिसीविंग एंड यू आर टेलिंग द एल्गोरिथम कि हम जो है इस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं। सो एट रिसीविंग एंड व्हाट नीड्स टू बी डन, यहाँ पर रिसीविंग एंड में क्या किया जाना है, रिसीविंग एंड में आपको बताना है कि हमारी स्कीम क्या होगी। अब आप कह रहे हैं कि हमारे पास अगर BCD था, दिस BCD विल कन्वर्ट टू ABC। इट मीन्स कि B आपका A में कन्वर्ट हो जाएगा, C आपका B में कन्वर्ट हो जाएगा, D जो है वो C में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अपनी स्कीम को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमारी स्कीम जो है किस तरह से वर्क कर रही है। ठीक है, सो यू हैव स्पेसिफाइड योर स्कीम एट द रिसीविंग एंड। तो वहां पर रिसीविंग एंड पर जिस पर्सन ने रिसीव किया मेल, उस एंड पर आपके कंप्यूटर सिस्टम ने या वेब ब्राउजर ने या जो भी वहां पर सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है उसने इस स्टेटमेंट को वापस जिसमें कन्वर्ट कर दिया। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। ठीक है, ये आपका इंक्रिप्शन कहलाता है कि आपने ABC को BCD में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, दिस इज इंक्रिप्शन। और रिसीविंग एंड पर अब आपके पास जो भी इस स्कीम की हेल्प से टेक्स्ट मिला था वो आपका इंक्रिप्टेड टेक्स्ट है। इफ यू कन्वर्ट दिस इंक्रिप्टेड टेक्स्ट इनटू द प्लेन टेक्स्ट, जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट था या ओरिजिनल टेक्स्ट था, आप अगर उसमें वापस कन्वर्ट कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। तो आपने यहाँ पर उसको डिक्रिप्ट कर दिया। सो SSL encryption protocol is a vital part of web security। आपके वेब सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है SSL, एंड वर्जन 3 has become the standard for most browsers nowadays। जो वर्जन 3 SSL का वो आजकल ज्यादातर सभी ब्राउजर्स में आपको देखने को मिल जाएगा, स्टिल इन यूज। और फिर आप सोच सकते हैं 90s के बाद से जो है वो इंटरनेट की ग्रोथ बहुत ही तेजी से हुई है। मिड 90s में जो है वो मेजर एडवांसेस हुए हैं इसमें कॉमर्शियल यूज ऑफ इंटरनेट में। वन ऑफ द फर्स्ट वाज अमेजन। ठीक है, अमेजन ने सबसे पहले इसमें स्टार्ट किया एक अपना ऑनलाइन बुक स्टोर, जिससे अमेजन की शुरुआत हुई थी वो था ऑनलाइन बुक स्टोर। ठीक है, अब आज आप देखें तो अमेजन बहुत ही बड़ी कंपनियों में से एक है, ऑनलाइन शॉपिंग की कंपनियों में से। ठीक है,
एंड ऑनलाइन ऑक्शन साइट ईबे स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम। ईबे भी जो है उन्हीं दिनों में स्टार्ट हुई, मिड 90s में, ठीक है। तो ये आपकी ईबे साइट है या अमेजन है, ये उस वक्त की फेमस साइट है और बहुत तेजी से उसके बाद ई कॉमर्स में ग्रोथ हुई है। जैसे आपके पास फैसिलिटीज बढ़ती जाती है उसके हिसाब से ग्रोथ जो है वो आपकी अफेक्ट होती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले कंप्यूटर सिस्टम्स आए, उससे एक तरह से बूस्ट मिला ई कॉमर्स को। उसके बाद जब वर्ल्ड वाइड वेब आया तो और तेजी से बूस्ट हुई, यानी आप कह सकते हैं कि ग्रोथ जो वो एक्सपोनेंशियल हो गई। पहले जो धीरे धीरे बढ़ रहे थे कस्टमर्स, अब यहाँ पर बहुत तेजी से कस्टमर्स बढ़े, बहुत तेजी से जो है वेबसाइट्स डेवलप हुई। यानी आपको यहाँ पर मैंने पीछे स्लाइड में बताया कि आपके पास 1991 में वेब स्टार्ट हुआ और 93 तक 2 मिलियन डोमेन नेम्स जो है वो रजिस्टर हो गए, यानी कि तकरीबन 20 लाख वेबसाइट्स जो है वो इन 2 साल में बन के तैयार हो गई। और 95 में जो है वो अमेजन ने अपना बुक स्टोर स्टार्ट किया, ऑनलाइन बुक स्टोर। 95 के अराउंड जो है वो ईबे ने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया और ये आजकल बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बन गई। ऑनलाइन पेमेंट्स साइट स्टार्टेड पेपाल, ठीक है। ये ऑनलाइन पेमेंट जो है वो पेपाल ने स्टार्ट किया, एक वेबसाइट थी पेपाल, पहले सिर्फ इसी के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट हुआ करता था। इसने लेट 90s में जो है वो अपना पेमेंट का सिस्टम जो शुरू किया कि आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। जब आप पेमेंट ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर और सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी, तो यहाँ पर आपके पास एक नया सिक्योरिटी स्टैंडर्ड 2004 में जो है वो लेट 90s में, यानी कि 98 99 के अराउंड शुरू हुआ। उसके 4-5 साल के बाद जो है वो पीसीआई आया, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री सिक्योरिटी, ठीक है। ये आपका पीसीआई कहलाता है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल वाज फॉर इट वाज फॉर्म्ड। ये आपकी जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो बनी टू एंश्योर बिजनेस वर कंप्लाइंग विद वेरियस सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, कि आपकी जो बिजनेस कंपनीज हैं या जो वेबसाइट्स हैं वो इन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए एक स्टैंडर्ड्स की जो है वो काउंसिल बना दी गई, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स काउंसिल, ठीक है। उन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, इसको देखने के लिए एक कमेटी जो है वो बन गई है। आप अगर देखेंगे आजकल कहीं आप पेमेंट करते हैं तो उस पर लिखा रहता है पीसीआई कंप्लायंट या पीसीआई सर्टिफाइड। उसके बाद फिर मैंने आपको इनकी कैटेगरीज बताई थी ई कॉमर्स बिजनेस की, या ई कॉमर्स के जो सिस्टम्स उनमें कौन कौन से टाइप का आपका ई कॉमर्स है। उसमें इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स, जिसको हम B2B कहते हैं, ठीक है। इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल यानी B2C, ठीक है। इनके बारे में बता ही चुका हूँ आपको। इंटर ऑर्गेनाइजेशनल में क्या है कि फुल स्पेक्ट्रम ऑफ ई कॉमर्स बिटवीन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। आपके पास 2 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, उनमें जो सारा बिजनेस हो सकता है वो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। इज द ई कॉमर्स बिटवीन 2 बिजनेसेस। ये आपका 2 बिजनेस के बीच का ई कॉमर्स है। ये क्योंकि 2 बिजनेस के बीच में, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड B2B। कंपनीज आर म्यूचुअली बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। वो इंटरनेट के थ्रू कंपनीज जो है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय एंड सेल कर रहे हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आपके पास जो है वो कोई लैपटॉप कंपनी है, वो अपना काम कर रही, तो कैसे काम करती है कि आप HP को देखें तो HP में प्रोसेसर जो है वो इंटेल के लगा हुआ है, लेनोवो में भी इंटेल के लगा हुआ है, एसर में भी लगा हुआ है। स्क्रीन जो है वो सैमसंग बना रही है या कोई और दूसरी कंपनी बना रही है, तो सब कंपनियां एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब इंटेल अपने प्रोसेसर अकेले तो नहीं बेच सकती किसी पर्सन को, कोई उससे प्रोसेसर नहीं खरीदने वाला है, तो प्रोसेसर इन इटसेल्फ कैन नॉट बी सोल्ड, ठीक है। इंडिपेंडेंटली आप प्रोसेसर को नहीं बेच सकते, या मेमोरी डिवाइसेस हैं उनको इंडिपेंडेंटली नहीं सेल किया जा सकता। बट इफ दे आर पार्ट ऑफ सम कंप्यूटर और लैपटॉप, तब इनकी वैल्यू है। तो इस तरह से ये कंपनियां एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अब HP जो है वो लैपटॉप बना रही है लेकिन प्रोसेसर नहीं बना रही, ठीक है। या सैमसंग स्क्रीन बना रही है, वो प्रोसेसर नहीं बना रही, लेकिन HP को प्रोसेसर भी चाहिए, स्क्रीन भी चाहिए, मेमोरी भी चाहिए, तो HP नीड टू डू बिजनेस विद ऑल दीज कंपनीज। तो इस तरह का सिस्टम होगा कि आपके पास ये सपोज HP है, ये इंटेल है, ये बोलते हैं आपके पास सैमसंग है, ये जो है वो सीगेट है, ये कोई दूसरी कंपनी, तो HP को इन सबसे इंटरेक्ट करना है। तो दिस काइंड ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड इंटर ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस और ई कॉमर्स मॉडल। ये मैंने आपको इसका फिगर बना के भी बताया था। उसके बाद आपको बताया था
इंट्रा बिजनेस, यानी कि आप बिजनेस जो है वो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रही है। यहाँ पर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपके पास एक कस्टमर है, कस्टमर इज ब्राउजिंग थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी उसकी वेबसाइट पर जो है ब्राउज कर रहा है कस्टमर, उसको कोई सूटेबल प्रोडक्ट मिलता है, वो अपना ऑर्डर प्लेस करता है, वो ऑर्डर जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के पास जाता है, कंपनी उस ऑर्डर को फुलफिल करती है और दैट ऑर्डर इज सप्लाई टू द कस्टमर। जब सप्लाई करते हैं उसके हिसाब से पेमेंट का जो भी म्यूचुअली एग्रीड अपॉन तरीका होगा उसके हिसाब से पेमेंट हो जाएगा। इट मे बी प्रीपेड और इट मे बी पोस्टपेड, के आप डिलीवर होने के बाद भी पेमेंट कर सकते हैं या डिलीवर होने से पहले भी पेमेंट का ऑप्शन हो सकता है आपके पास। ये मैंने आपको दोबारा से रिवाइज करवाए थे। B2B, B2C, C2B, यानी कि आप कॉमर्स से बिजनेस यानी कस्टमर से बिजनेस की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर कम यूज होता है, लेकिन इस तरह का है, यानी ऐसा बिजनेस भी आपको कम देखने को मिलेगा जो कस्टमर से ओरिजिनेट हो रहा है और बिजनेस हेड या बिजनेस कंपनीज जो है उसको कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप मैंने एग्जांपल दिया था इसके बारे में भी, कंज्यूमर टू बिजनेस। और C2C की वर्किंग आपको बताई थी कि यहाँ पर दो कस्टमर हैं, आपस में कुछ खरीदना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास एक इंटरमीडिएट कंपनी या वेबसाइट है वो इन्वॉल्व है, जो इस चीज को फैसिलिटेट कर रही है कि एक कस्टमर अपना जो सामान सेल करना चाह रहा है उसके लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा है, यानी वो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑप्शन कर सकता है अपने प्रोडक्ट का। इट कैन प्लेस द फोटोग्राफ्स ऑफ द प्रोडक्ट, इट कैन पुट द सेल कॉस्ट टैग, उसका कॉस्ट टैग बता सकता है, कस्टमर जो बेचने वाला है उसकी जो है वो कंडीशन कैसी है, इसके लिए इस चीज को शो करने के लिए वो कुछ फोटोग्राफ्स डाल सकता है। तो जो इंटरमीडिएट वेबसाइट है वो इन सब चीजों को फैसिलिटेट कर रही। दूसरे एंड पर जो दूसरा कस्टमर है वो भी अपने सिस्टम से इसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है और उसने अपना जो जरूरत की चीज दिख रही है या जरूरत का जो प्रोडक्ट दिख रहा है उसको देख रहा है, उसका प्राइस टैग भी नजर आ रहा है, अगर उसको लगता है कि सही है कॉस्ट, तो द अदर कस्टमर में परचेज द प्रोडक्ट, वो उसको परचेज कर सकता है। ये हमारा C2C हो गया था, C2C बिजनेस। इसके बाद फिर मैंने आपको बताए थे एडवांटेजेस ऑफ द ई कॉमर्स। एडवांटेज आप खुद भी समझ सकते हैं कि सबसे पहला एडवांटेज इसमें क्या आता है कि हमारे पास कॉस्ट इज लोअर। कॉस्ट लोअर होने का जो रीजन है वो दैट इज वेरी ऑब्वियस कि आप जब ई कॉमर्स स्टोर या ई स्टोर शुरू कर रहे हैं तो किसी भी कंपनी को कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। कंपनी को अपना ना तो कोई फिजिकल स्टोर खोलना है, ना उसमें कंपनी को किसी एम्प्लॉय को रखना है, ना उसमें कोई फर्नीचर लगाना है। सो दीज आर ऑल सेविंग्स फॉर कंपनी। ये सब सेविंग जो है कंपनी के लिए हो रही है और उसका बिजनेस भी हो रहा है बिना स्टोर खोले हुए, बिना लोगों को एम्प्लॉय किए हुए। तो इस चीज का फायदा जो है कंपनीज अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर देती है इन टर्म्स ऑफ ऑफर्स। कंपनी ने जो ऑफर दे दी कि जो है आपको डिस्काउंट दे दिया, 5% डिस्काउंट दे दिया, कुछ रुपए की छूट उसमें जो है वो प्रोवाइड कर दी। और कस्टमर जो है वो, कस्टमर के लिए भी फायदा है, कस्टमर को कहीं जाना नहीं पड़ा। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एडवांटेजेस है। कस्टमर नीड नॉट विजिट दी स्टोर फिजिकली, ना उसको अपना टाइम वेस्ट करना है, ना उसको अपना फ्यूल वेस्ट करना है, ना उसको अपनी गाड़ी चलानी है, ना किसी और मीन्स के थ्रू जाना है। कस्टमर इज सिटिंग at his home with the convenience of home and shopping through the इंटरनेट। वो अपने इंटरनेट से बैठे बैठे शॉपिंग कर रहा है, उसे कुछ करने की जरूरत भी नहीं। उसने ब्राउज किया वेबसाइट पर प्रोडक्ट, अगर कोई अच्छा लग रहा प्रोडक्ट, उसका ऑफर चेक किया, उसको ऑफलाइन भी प्राइसेस आपको आइडिया हो जाता है कि ऑफलाइन एक बार करके देख लिया, मालूम पड़ा कि हाँ ऑनलाइन में आपको ज्यादा अच्छे रेट्स मिल रहे हैं, तो इट्स बेटर। आपको कुछ करना भी नहीं है, घर बैठे बैठे आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अगर आपने प्रीपेड किया है तो आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। दैट पेमेंट्स आर आल्सो सेफ। आप बता PCI स्टैंडर्ड है और भी दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं जो पेमेंट के लिए यूज होते हैं, तो आपका पेमेंट सेफ है। ठीक है, आपने पेमेंट भी कर दिया तो आप प्रीपेड भी कर सकते हैं, या आपके पास कंपनी ऑप्शन दे रही है कि आप पोस्ट पेड भी कर सकते हैं, कि आप अपना सामान रिसीव करने के बाद जो प्रोडक्ट को रिसीव करने के बाद जो है पेमेंट करते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेविंग हो रही है, आपके लिए भी कॉस्ट जो है वो लोअर हो रही है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉस्ट लोअर हो रही है और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉस्ट लोअर हो रही है। कंपनी के लिए एडवर्टीजमेंट का खर्चा कम हो गया, कंपनी को अपने होर्डिंग और बोर्ड्स वगैरह नहीं लगाने पड़ रहे हैं, उससे भी कंपनी का खर्च कम हो रहा है। कंपनी इज एडवर्टाइजिंग थ्रू इंटरनेट, उसने अपने गूगल पे ऐड दे दिया, उसने अपने टीवी पे ऐड दे दिया, इसके अलावा उसको जरूरत नहीं पड़ रही, तो कंपनी यहाँ पर भी जो है सेविंग कर रही है। इसका एडवांटेज भी कंपनी जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकती है। So these are different means through which the company is providing offers to the
कस्टमर्स। ये भी आपके एडवांटेजेस हैं। तो मैंने आपको कुछ 8-10 एडवांटेजेस बताए थे। तब इसी तरह के एडवांटेज हैं, आप उनको एक बार देख लें और समझ में आ जाएंगे। अगर कोई और प्रॉब्लम हो आपको इस यूनिट में तो बताइए, अदरवाइज आई थिंक दिस यूनिट इज फिनिश्ड। इसके बाद हम जो है वो एम कॉमर्स स्टार्ट करेंगे। एम कॉमर्स में क्या है कि आप जो है मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू यही सारे काम कर रहे हैं, तो वो एम कॉमर्स की कैटेगरी में आ जाता है। यू आर यूजिंग पोर्टेबल डिवाइसेस, यू आर यूजिंग टैबलेट्स, मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स। With the help of all these devices, you are performing these all commercial activities. So that will be known as m-commerce or mobile commerce. ठीक है, वो आपका मोबाइल कॉमर्स की कैटेगरी में आ जाएगी और उसको हम जो है अगले यूनिट में स्टडी करेंगे। ठीक है, आप लोग अपनी अटेंडेंस यहाँ पर मार्क कर दी, दोबारा से मार्क कर दी, उस वक्त मैंने शायद रिकॉर्ड नहीं करी है। आप लोग अपने रोल नंबर्स यहाँ पर स्पेसिफाई कर, जिन्होंने कर दी वो भी, जिन्होंने नहीं किए वो भी दोबारा इसको मेंशन कर दें अपना रोल नंबर्स। ठीक है, and then you may disconnect. और इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल करना होता है। अब हम आपको ऑर्डर देंगे, ये बताइए तरीका बताइए, बगैर जैम के थ्रू कैसे ऑर्डर करें? एल्बम कैसे बनाएंगे? डीएमई पे आपने कहीं लगाया है? हमरा, आपने अपना रोल नंबर नहीं डाला? Thank you.